इसी चैप्टर से, क्योंकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं यही पढ़ लेना चाहिए व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर उससे पहले मुझे बता दो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे तो आप इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। आप एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटर करने जा रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी को एक साथ, यानी कि हाँ एग्रीगेट में। यहाँ आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, इन टोटल पढ़ने जा रहे हैं, इन एग्रीगेट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन इन टोटल है, इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी का ही देखा जाता है। पॉवर्टी लेवल पूरी इकोनॉमी का देखा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पूरी इकोनॉमी का देखा जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पूरी इकोनॉमी के बारे में आप एक साथ पढ़ोगे, इन टोटल पढ़ोगे, इन एग्रीगेट पढ़ोगे, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। यहाँ पे टूल्स क्या है हमारे, यानी कि किस चीज की हेल्प से हम यहाँ पर चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या हमारे बेसिक टूल्स है जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। हमने माइक्रो में पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन मैक्रो में हम पढ़ेंगे क्योंकि सभी प्रोड्यूसर्स, सभी कंज्यूमर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ गया है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन। हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा इनकम लेवल क्या है और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, ये सब चीजें, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है यहाँ पर, नेशनल इनकम से पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि हमारी इकोनॉमी में ना इनकम सर्कुलेट करती है और किस तरीके से वो सर्कुलेट करती है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सर्कल, क्योंकि हम नाम बोल रहे हैं ना सर्कुलर फ्लो, तो सर्कुलर फ्लो इसका मतलब किस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में। तो इस तरीके से सपोज एक सर्कल है जहां पर हमें 3 स्टेजेस है हमारे पास। एक स्टेज यहाँ पर है, एक स्टेज आपको यहाँ मिलेगी और एक स्टेज आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इकोनॉमी के अंदर होता है प्रोडक्शन, पहले सामान बनता है। अब सामान बनता किसकी हेल्प से है, हाउस होल्ड बनाते हैं सामान। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक जनरेशन फेज आता है। जनरेशन का मतलब होता है हम कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो प्रोडक्शन होगा किसकी हेल्प से, फैक्टर्स सर्विसेज की हेल्प से। आपको पता है हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, 4। नाम बताइए क्या क्या। यस, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों की फैक्टर सर्विसेज जब आप लेते हैं, जब आपने इनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन करने के बाद यहां आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि भाई इन्होंने आपको सर्विस दी तो बदले में आप उनको पैसा नहीं दोगे क्या। तो ये हमारी स्टेज आती है इनकम जनरेशन स्टेज, जहां पर फैक्टर सर्विसेज के बदले में दी जाती है फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या है, जैसे कि लैंड के ऊपर मिलता है रेंट, लेबर के लिए मिलेगी वेजेस, कैपिटल पे मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन के बाद क्या जनरेट हुई आपकी, इनकम। अब उसी इनकम का आप इस्तेमाल करेंगे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन्हें खरीदने के लिए, यानी कि तीसरी स्टेज आती है हमारी एक्सपेंडिचर स्टेज, यानी कि खर्चा। अब जब आप खर्चा करोगे पैसा आएगा तो फिर से उससे क्या होगा, प्रोडक्शन। फिर से प्रोडक्शन की हेल्प से क्या जनरेट होगी, इनकम। फिर से इनकम को आप खर्च करोगे किसके लिए, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसको क्या करोगे, खरीदोगे, कंजप्शन करोगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लगातार चलता रहता है। तो हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये 3 स्टेजेस हैं। एक है हमारा जनरेशन फेज, एक है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक है डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज में आप कर रहे हो सिर्फ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप इनकम को बांट रहे हो अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनकी जो फैक्टर इनकम है आप उसे बांटने का काम कर रहे हैं। फिर वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर इनकम मिली वो अपने उस इनकम का इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, ठीक। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने से पहले स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके के फ्लो पढ़ाऊंगी अभी, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये फ्लो एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक क्या है। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के मतलब, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी फिलहाल कितने बज रहे हैं, लगभग 5:15 बज रहे हैं। 5:15 बजे आज की डेट पे आप मुझे बताइए आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, 10 रुपए। गुड।
गिनने पड़ेंगे, 3000। तो ये अभी के टाइम की मैंने बात करी कि इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम बताया मैंने कि 5:15 बजे आज के डेट पे आप मुझे बता दीजिए कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। बट इसी बात को अगर मैं ऐसे कह देती तो कि आप लोगों की मंथली पॉकेट मनी कितनी है, मंथली पॉकेट मनी, मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया आपको, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया मैंने, टाइम पीरियड दिया। वो टाइम पीरियड क्या है, मंथ। ठीक है, तो देखो जरा स्टॉक के अंदर और फ्लो के अंदर यही डिफरेंस है कि स्टॉक मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियड मंथली, वीकली, डेली, एनुअली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइम डायमेंशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ टाइम दिख रहा है आपको। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम आपने अभी बोला कि 5:15 बजे, तो टाइम तो यहाँ है, पर 5:15 बजे अभी जो ये टाइम है ये तो एक पर्टिकुलर टाइम है। यहां पर हम पीरियड की जब बात करते हैं तो पीरियड का मतलब है, जैसे कि मैं बोल रही हूं मंथली, डेली, ईयरली, ये है हमारे लिए टाइम पीरियड। तो टाइम डायमेंशन हमारे स्टॉक में नहीं, क्योंकि कभी भी हो सकता है, कभी भी हम आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक टाइम पीरियड पे ही मेजर की जाती हैं, जैसे कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि बैलेंस शीट बनाई जाती है। आई एम सो सॉरी, तुम ये मत फील किया करो कि मैडम कॉमर्स वालों के एग्जाम्पल देती हैं, अभी आऊंगी तुम्हारे पे भी। ठीक है, हैं माइनॉरिटी में हो तुम। तो बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो किस दिन बनाई जाती है, 31 मार्च। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है या फिर एक टाइम पीरियड वाली बात है, पर्टिकुलर पॉइंट है ना, क्योंकि एज ऑन लिखते हैं हम उसमें, एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, अब लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। नेशनल इनकम तो आप जानती होंगी, इसमें तो कोई कॉमर्स वाली बात नहीं है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्यों, क्योंकि एनुअली कैलकुलेट करते हैं हम इसे। ठीक है, तो यहां पर टाइम डायमेंशन हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फ्लो में देखने को मिलता है। अब जस्ट बिकॉज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है तो ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब थोड़ा सा रिजिड है। ठीक है, बट फ्लो डायनामिक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी मंथली पॉकेट मनी कितनी है, तो आपका जेब का पैसा बदलता रहता होगा पूरे महीने में। शुरुआत में, मंथ की शुरुआत में आपको 1000 रुपए मिले, तो 2 दिन बाद ही हो सकता है आपने 100 रुपए खर्च कर दिया हो, अब वो 2 दिन बाद 900 रुपए हो गए। तो इस तरीके से वो बदलता रहेगा, यानी कि वो डायनामिक है। बट अगर मैंने पूछा कि अभी बताओ आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो ये तो रिजिड हो गया ना, अभी के अभी आप बता रहे हो, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो दिस इज स्टैटिक और दिस इज डायनामिक कंसेप्ट। एग्जांपल जैसे कि नेशनल वेल्थ देखना और नेशनल इनकम देखना। ठीक है, क्लियर हो गया स्टॉक और फ्लो क्या होता है, पक्का? अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट, सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड्स, फर्म, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इसे बोलते हैं 4 मॉडल इकोनॉमी, जिसके बीच में ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। बट हमारे कोर्स में हमें जो पढ़ना है सर्कुलर फ्लो, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है हमें, यानी कि हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बारे में। ठीक है, तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम पढ़ने जा रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, तो एक तरफ तो आपके पास है फर्म्स, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपके पास हाउस होल्ड्स। सबसे पहले हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे फर्म्स को, और वो फैक्टर सर्विसेज आप किस नाम से लिखोगे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर क्या ये फ्री में काम करेंगे क्या इनके लिए? बदले में ये कुछ, हाँ कह रहे हो? नहीं, बदले में ये कुछ पैसा देंगे इन्हें। अब वो पैसा क्या कहलाएगा यहाँ पे? फैक्टर इनकम, या उसे आप फैक्टर पेमेंट्स भी कह सकते हैं। भाई फर्म्स की तरफ से फैक्टर पेमेंट्स हैं और ये रिसीव कर रहे हैं, तो इनके लिए फैक्टर इनकम है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको फैक्टर पेमेंट्स लिख देती हूँ। क्या क्या है वो? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब जब इनके हाथ में पैसा आएगा तो ये कुछ सामान खरीदेंगे। अच्छा, जब इनको फैक्टर सर्विसेज मिली तो इन्होंने कुछ प्रोडक्शन भी किया होगा, और उस प्रोडक्शन को ये किसको बेचेंगे? एक और बना लेते हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। अब जब इनके पास फैक्टर सर्विसेज आई तो इन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने किसको बेचा? हाउस होल्ड्स को। प्रोडक्शन करके वो सामान किसको बेचा गया? हाउस होल्ड्स को। अब क्या हाउस होल्ड्स फ्री में खरीदेंगे क्या उस सामान को?
खर्चा करेंगे। तो यहां पर अब हाउस होल्ड्स की तरफ से चला क्या, एक्सपेंडिचर हुआ किस चीज के लिए, ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपने देखा कि फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में कुछ लेन देन सा चल रहा है। अब ये लेन देन क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं तो फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं, और फिर इधर से इधर की तरफ गुड्स जा रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज आप दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो आपने देखा कि जहां पर एक तरफ से फैक्टर सर्विसेज और दूसरी तरफ से गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलेंगे हम उसे, रियल फ्लो। और जहां आपने मनी का मूवमेंट देखा, जैसे कि फर्म की तरफ से हाउस होल्ड्स के पास पैसा जा रहा है और फिर हाउस होल्ड्स की तरफ से फर्म्स के पास पैसा जा रहा है, एक तरफ फैक्टर पेमेंट है तो एक तरफ एक्सपेंडिचर है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां पे आपको मनी का सर्कुलेशन दिख रहा है वो कौन सा फ्लो कहलाएगा, मनी फ्लो। और यही पूरा है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप इसे एक साथ भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब यहीं पे आप एरो करके ये अंदर ये वाली चीजें भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो जहां पर आपको मनी का मूवमेंट दिख रहा है, पहले आप मुझे बताइए मनी कहां से कैसे जा रही है, फर्म के पास से हाउस होल्ड्स पे जो मनी जा रही है वो क्या है, पहले फैक्टर पेमेंट, फिर उसके बाद हाउस होल्ड्स की तरफ से फर्म के पास जो जा रही है वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये मनी फ्लो हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्म की तरफ से हाउस होल्ड्स के पास कुछ जा रहा है क्या, प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं वो सामान। फिर हाउस होल्ड्स की तरफ से फर्म के पास क्या जा रही थी, फैक्टर सर्विसेज गई, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन। तो ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो ही बनाता है हमारा क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं ना, तो आपको कुछ अजम्पशन के साथ इसको लेकर चलना है। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको अजम्पशंस के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहली अजम्पशन, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म। हम ये मानकर चल रहे हैं कि फर्म सारी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ही लेती है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हाउस होल्ड्स को जो फैक्टर इनकम मिलती है वो उस पैसे को खर्च करती है फर्म से गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, ठीक है। और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके इक्विवेलेंट इनकम जनरेट हो रही है और उसके इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। ये हम सब मानकर चल रहे हैं। क्लियर हो गई सारी बात। तो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो आपका यूनिट 1 का पहला चैप्टर है वो सिर्फ यही था। मेन क्वेश्चंस इसके अंदर यही है, पहला कि अगर आ गया तो इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, नहीं तो स्टॉक और फ्लो क्या है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। रियल और मनी फ्लो तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, फिर पूरा चैप्टर खत्म आपका पहला। इनकम और ट्रांसफर इनकम, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। फैक्टर इनकम मिलती है आपको फैक्टर सर्विसेज पे, यानी कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जब अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, यानी कि वो कुछ काम कर रहे हैं, उस काम के बदले में जो उनको पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम में किसी भी तरीके का सर्विसेज का लेन देन नहीं हुआ है, आपने कोई ऐसी सर्विस रेंडर नहीं करी है जिसके बदले में आपको इनकम रिसीव हुई हो, ठीक। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसलिए उनको वो पैसा मिला है, तो इसीलिए ऐसी इनकम को बोला जाता है अर्न्ड इनकम। लेकिन यहां पर आपने कोई अपनी सर्विस रेंडर नहीं करी है किसी भी तरीके से, आपने यहां पर फिलहाल कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अनअर्न्ड इनकम। जो आपकी फैक्टर इनकम होती है वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल मतलब टू साइडेड, एक तरफ आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो तो दूसरी साइड से आप फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हो। बट जो आपकी ट्रांसफर इनकम होती है वो क्या होती है हमारी, यूनिलेटरल, वन साइडेड। आप सिर्फ यहां पर इनकम ले रहे हो, बदले में आप कुछ भी इनको दे नहीं रहे। अब इसके एग्जांपल्स बता सकते हैं आप मुझे, फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स तो आपको पता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम के बताइए एग्जांपल्स, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये वन साइडेड है। ओल्ड एज पेंशन, वो कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं अपनी, बस बदले में पेंशन को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सी इनकम नेशनल इनकम में ऐड होती है।
फैक्टर इनकम, तो इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड। देखो जरा, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अब जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो दो तरीके के गुड्स हमें यहां देखने को मिलते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रॉ मटेरियल, यानी कि वो वाले गुड्स जो या तो हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं या फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि उसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे प्रोडक्शन करने के लिए। जिसका आपको याद है, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में एक बार पढ़ाया था ये चैप्टर, तब मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, कुछ खाने पीने की चीज बताई थी, समोसे, ब्रेड पकौड़े हमारे, ठीक है। अगर हम ब्रेड पकौड़े बेच रहे हैं, जैसे कि अगर सपोज करो कि हमारे यश जी की समोसे और ब्रेड पकौड़े की दुकान है, ये एक जगह से ब्रेड खरीद के लेकर आए क्योंकि इन्हें ब्रेड पकौड़े बनाने अपनी दुकान में बेचने के लिए, तो इनके लिए ब्रेड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। वहीं पे हमारी शिवांगी जी को शाम को यहाँ से ट्यूशन से जाने के बाद भूख लगती है, तो ये घर जाते हुए ब्रेड की जो एक पूरी पैकेट है, ब्रेड का एक पैकेट वो खरीदती हुई लेकर गई है, तो इनके लिए ब्रेड क्या है, फाइनल गुड। अब ये मत सोचना क्योंकि शिवांगी हमारी थोड़ी सी शेफ भी है तो ये घर पे ब्रेड पकौड़े बना के बेचते निकल जाए घर से, ऐसा नहीं है, ये अपने खुद के कंजप्शन के लिए लेकर जा रही है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से वाले गुड्स होते हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए है या फिर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी उन्हें इन्वॉल्व होना है, ठीक है। अब एक मोबाइल फोन खरीद के लेकर आया एक मोबाइल डीलर, उसके लिए वो मोबाइल फोन क्या है, बना बनाया प्रोडक्ट है ना, पर क्या उसने वो खुद इस्तेमाल करना है, नहीं, आगे रीसेल करना है। देखो जो मैंने अभी आपको ब्रेड पकौड़े का एग्जांपल दिया वो प्रोडक्शन प्रोसेस वाला है, क्योंकि अभी वो ब्रेड को यूज करेंगे, उसको एक नई शेप देंगे, एक प्रोडक्शन होगा, ब्रेड पकौड़े में कन्वर्ट की जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन में कोई प्रोडक्शन नहीं होना है, क्या होना है, सिर्फ रीसेल, क्योंकि वो मोबाइल डीलर आगे अपने कस्टमर को मोबाइल फोन बेचेगा, ठीक। लेकिन अगर वही मोबाइल फोन मैं खरीद के लेकर आऊं तो वो क्या है, हमारे लिए फाइनल गुड है, ठीक है। तो यहां पर आप रीसेल कर रहे हो, फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो, और यहां पर क्या है, वो रेडी फॉर कंजप्शन। ये यहां पर इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं फैक्ट्री रिलेटेड है। क्या यहां पे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है, कोई यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, बताइए कोई एक एग्जांपल बताओ, वही वाला लिख दूं, मोबाइल फोन परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में यहां पर लिखूं एग्जांपल, तो मोबाइल फोन परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट। बच्चों को ज्यादा जरूरत है ना आजकल मोबाइल फोन की, मन नहीं लगता उनका, तो मन लगाने के लिए आपने अपना फोन खरीदा है। अब मुझे बताइए किसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और किसकी नहीं होगी, फाइनल गुड्स की इंक्लूड होगी, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्लूड होगी किसमें, नेशनल इनकम में, और इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। रीजन बता सकते हो कि क्यों हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे, हाँ, फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। जैसे कि ब्रेड लेकर आए, 50 रुपए की ब्रेड लेकर आई है, ठीक है, उस 50 रुपए की ब्रेड को जब ये लेकर आए, उसके 2 स्लाइसेस का इस्तेमाल करके एक ब्रेड पकौड़ा तैयार हुआ जो कि 25 से 30 रुपए का बिक रहा है, तो क्या वो 25 से 30 रुपए में उस स्लाइसेस की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और जितने पीसेस बिकते जाएंगे स्लाइसेस की वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। तो अगर मैंने ब्रेड की कीमत भी डाल दी और मैंने ब्रेड पकौड़े की वैल्यू भी ऐड कर दी नेशनल इनकम में, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम ज्यादा शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ किसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, 2 तरीके के फाइनल गुड्स हैं हमारे पास यहाँ पर, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स वही वाले जो डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हम लेकर आए और हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बट कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि, हाँ याद आ गया, जैसे कि अभी हमारे यश जी की हलवाई की दुकान थी, तो यहाँ पर अग्रवाल समोसे वाले, और अग्रवाल तो देखो है भी
ठीक है, अग्रवाल स्वीट्स, तो अभी ये ब्रेड पकौड़े समोसे बेचते हैं। तो अगर ये कढ़ाई खरीद के लेकर आए समोसे तलने के लिए, ब्रेड पकौड़े तलने के लिए, तो वो इनके लिए कैपिटल गुड्स है, ठीक है। लेकिन वही कढ़ाई अगर हम लोग खरीद के लेकर आए तो हमारे लिए कंजप्शन गुड्स है। यहां पर किसी भी तरीके की प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही हम कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। जनरली जो कंजप्शन गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स को छोड़कर, क्योंकि कंजप्शन गुड्स में हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल करके, तो जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उन्हें छोड़कर जो कुछ गुड्स होते हैं उनकी लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ है। अब जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है पेपर, तो पेपर एक टाइम के बाद खराब हो ही जाता है ना। मिल्क है, एक टाइम के बाद खराब हो ही जाएगा, बट वहीं पे अगर मैं टीवी की बात करूं तो टीवी इतनी जल्दी से खराब होने वाला नहीं है, अनलेस और अनटिल हम उसमें किसी तरीके की उंगली ना करें बिना मतलब की, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ जनरली 1 साल से ज्यादा की होती है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखो नेक्स्ट टॉपिक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कभी भी आप इन्वेस्टमेंट पढ़ते हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन या एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि जो पैसा आपने लगा रखा है उसी में वैल्यू एडिशन करना इज इन्वेस्टमेंट। अब ये ग्रॉस और नेट क्या है? ग्रॉस और नेट को पढ़ने से पहले मैं डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे कॉमर्स वाले तो जानते होंगे शायद, तो मैं अपने ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जरूर बताना चाहूंगी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे कि मिष्टी जी, आप एक कार खरीद के लेकर आई, ठीक है, आप एक 7 लाख रुपए की कार खरीद के लेकर आई, नई नई एकदम शोरूम से निकाल के लेकर आई, ज्यादा सस्ती बता दी क्या है? कोई सी भी खरीद के लेकर आई, ठीक है, 7 लाख रुपए की कार खरीद के लेकर आई, शोरूम से निकाल के अपने घर की पार्किंग में इन्होंने खड़ी कर दी। 1 महीने तक इन्होंने वो कार चलाई नहीं, फिर इनका मूड चेंज हुआ, इन्होंने कहा थोड़ी सी बड़ी कार खरीदेंगे, ये छोटी मोटी कार कौन चला रहा है, चौधरी साहब हैं, छोटी मोटी कार पे चलते भी नहीं है ये, मैंने कहा थोड़ी सी 25-30 लाख रुपए वाली कार हम चलाएंगे। एक काम करती हूँ, आपकी जैसी इच्छा, भाई मालिक आदमी हो तुम, कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो। तो इन्होंने कहा कि अब थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लेंगे हम, तो इन्होंने वो कार जो 1 महीने तक इनके यहाँ पर रखी हुई थी, मतलब सिर्फ खड़ी हुई है, उसे इन्होंने बेचने के लिए मार्केट में निकाला। तो 7 लाख की खरीद के आई थी, तो दीक्षा नाम की एक कस्टमर इन्हें मिली, उन्होंने कहा हाँ जी ये कार मेरे को बेचनी है। उन्होंने कहा बताओ कितने की बेचोगे? उसने कहा 7 लाख रुपए की। अब दीक्षा रही कॉमर्स स्टूडेंट, अब वैसे थोड़ी खरीद लेगी 7 लाख रुपए की कार। उसने कहा कि आपको कितना टाइम हो गया कार को खरीदे हुए? उसने कहा 1 महीना हुआ है मुझे, और मैंने चलाई नहीं बिल्कुल भी, देख लो तुम जाके मीटर चेक कर लो, बिल्कुल भी चली नहीं है, सिर्फ शोरूम से घर तक आई है, उसके बाद चली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चली है। उसने कहा तो क्या हुआ, आपको खरीदे हुए कितना टाइम हो गया है? 1 महीना हो चुका है। तो अब 7 लाख तो नहीं मिलेंगे आपको, 4.5 लाख में बेचते हो तो बताओ, मैं भी नहीं बेचूंगी। अरे तो अभी तो डील करो ना, अभी तो बार्गेनिंग होगी, ठीक है। 6,90,000 ठीक है। तो अब ये जो इसने वैल्यू कम करी, चलो 6 लाख में बातचीत हो रही है, ये जो वैल्यू कम कर रही है क्यों कर रही है? क्योंकि टाइम हो चुका है। क्योंकि क्या हो चुका है? टाइम, पैसेज ऑफ टाइम है। चलो एक तो हो गया ये एग्जाम्पल कि समय हो गया था इसलिए वैल्यू कम हो गई, तो भी नहीं होगी, तो भी आपको सेम वैल्यू पे नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक दिन भी, जैसी शोरूम से निकलते ही वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारी मिस्ट्री शोरूम से लेकर आ ही रही थी गाड़ी की, रास्ते में इन्होंने उसको ठोक दिया है, ठीक है। अरे हल्का सा कोई मार के चला गया यार, तुम्हारी गलती नहीं थी, कोई मार के चला गया। लड़कियों की कहाँ गलती होती है, कोई मार के चला गया आपको, ठीक है, हाँ इसलिए कह रही हूँ। तो कोई मार के चला गया, अभी जस्ट शोरूम से निकली है गाड़ी और हल्का सा स्क्रैच आ गया एक, तो स्क्रैच आते 10,000 रुपए वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। या 1 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हो इस गाड़ी को, तो क्या हो गया? ड्यू टू वियर एंड टियर, इस्तेमाल करते करते भी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। मैंने फर्नीचर आज से तनी कितने 100 साल पहले खरीदा था, आज मैं ऐसे सोचूं कि उतने का ही बिकेगा, तो बिक जाएगा क्या? नहीं, हाँ तुम तो खुद ही कहते हो बहुत पुरानी हूँ, ठीक है। तो अब चाहे उस टाइम मैंने कितना ही महंगा खरीदा हो, लेकिन आज इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम पैसों में ये बिकेगा। क्यों? इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वियर एंड टियर, टूट फूट भी तो गया ही अब तक। तीसरा एग्जाम्पल, जब एक नई कार ये खरीद के लेकर आई, उसके 10 दिन बाद ही सेम कंपनी का एक नया मॉडल मार्केट में आ गया। तो सिर्फ 10 दिन ही हुए थे,
तो 10 दिन के अंदर अंदर ही उस कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये खरीद के लेकर आई थी, डाउन। यानी कि नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से हमारा प्रोडक्ट भले ही अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना यानी कि आउटडेटेड हो जाती है हमारी चीज, वो भी एक कारण है किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का डाउन होना। फिक्स्ड एसेट समझते हैं ना आप सब लोग? फिक्स्ड एसेट्स जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना इज डेप्रिसिएशन, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, और आउटडेटेड हो गई है आपकी चीज, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो वो भी आपका एक कारण है किस चीज का, डेप्रिसिएशन। तो अब आप डेप्रिसिएशन समझ गई क्या है? अब आप ये मत कहना कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं पता। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन ही है। मैं स्कूटी खरीद के लेकर आई, जो मैंने पहली बार स्कूटी में इन्वेस्टमेंट करी वो मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। उसको चलाते चलाते जब मुझे समय हो गया और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो अब उसकी क्या वैल्यू बच चुकी है, नेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी स्कूटी कितने की है, तो मैं उसकी वैल्यू कम ही बताऊंगी। तो ये जो मैं वैल्यू कम बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग चुका है, अब डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से पहले जब आप वैल्यू बताते हैं, जैसे कि आप एक फिक्स्ड एसेट खरीद के लेकर आए, तो वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कुछ समय बाद अगर आपसे उसके बारे में पूछा जाए, तो वो जो एक्चुअल एडिशन अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, उसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। और आपको डेप्रिसिएशन तो पता है कि क्या होता है। अब एक कंफ्यूजन अराइज होता है बिटवीन द डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। देखो, डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ लिया, वैल्यू का कम होना सिर्फ। कैपिटल लॉस क्या है कि आपके कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे कि आजकल ये बाढ़ का सीजन सा चल रहा है ना, ट्रेंड सा चल रहा है बाढ़ का, तो इस बाढ़ में बसें खराब हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, क्या वो डेप्रिसिएशन है? वो कैपिटल लॉस है। ठीक है, मतलब चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, और नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो क्या है आपके लिए, कैपिटल लॉस। लेकिन समय के साथ साथ वियर एंड टियर, टेक्नोलॉजी की वजह से चीजों की वैल्यू का कम हो जाना, वो क्या है आपके लिए, डेप्रिसिएशन। ये हमें पता होता है डेप्रिसिएशन के बारे में, तो इसलिए इसके प्रोविजन हम बनाते हैं। प्रोविजन मतलब इसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन कैपिटल लॉस क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हमें नहीं पता, तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता। यहां पर डेप्रिसिएशन आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता, उसको खराब नहीं करता है। बट वहीं पे अगर आपका सामान चोरी हो गया, तो लेकिन आपके नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपके एसेट का खराब हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाना आपके सामान का, वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। आपकी मशीन ही चोरी हो गई, कोई चुरा के लेकर चला गया, तो कैसे करोगे प्रोडक्शन जब तक नई नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का कंसेप्ट?